प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रोपाइन की रिएक्शन कराई सबसे पहले Hg+2H2SO4। तो जब हम प्रोपाइन की रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे सामने क्या है, ये प्रोपाइन है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी Hg2+ डाइल्यूट H2SO4 या H2SO4 लिख सकता है, या केवल H+ भी लिख सकता है। बहुत ध्यान समझना, ये रिएक्शन जो होता है बाय इंटरमीडिएट, इनॉल इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है इसमें। एंड जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा CH3C, पहले जो आपके सामने बनेगा डबल बॉन्ड एंड CH2, इधर H लगाओ इधर OH लगाओ, जैसे एम के एडिशन ऑफ वाटर होता है, मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर, वैसे ही सोचकर जवाब देना है। आफ्टर दैट इसमें हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। ये आपके सामने एसीटोन का फॉर्मेशन हो। फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओ। HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। HCN के साथ रिएक्शन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। अच्छा, केवल HCN लिखे तो चलेगा, लेकिन आपको पता है ये बेस कैटेलाइज्ड होता है, क्योंकि HCN जो होता है वो कैसा होता है, पुअर एसिड होता है। इसीलिए रिएक्शन में हम क्या करते हैं, HCN के साथ, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है आपके सामने HCnOH NH+, या लिख सकता है आपके सामने बना बनाया वो सॉल्ट भी ले सकता है NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NHCl, ऐसा कुछ भी लिखा मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, उसने केवल HCN दिया है, ठीक है, यील्ड कम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हम जरूर बनाएंगे। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, CO हटा ले OHCN लगा दे। एंड आप ऐसे सोच सकते हो CH3C CH3, ये प्रोटोनेट होके ये OH, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द CN, ये आपके पास हो गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। आफ्टर दैट वो आपसे कहता है इसकी रिएक्शन कराइए H2Ni के साथ। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई H2Ni के साथ, बहुत ध्यान समझना, H2Ni ले ले, या फिर आपके सामने हम यहां पर NaETOH भी ले सकते हैं, NaETOH, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। CN को रिएक्शन कराएगा, और ऐसा नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है मेंडियस का, लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी से, ये NaETOH है, या सोडियम अमलगम ETOH है, इथेनॉल, या ले लिया हमने LiLH4, इसमें से कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी ले लो। देन नाइट्रोजन वाले से एमाइन बना ले, ये आपने पढ़ा होगा। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3C, यहां पे है OH, यहां पे क्या है CH3, यहां पे क्या है CH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो आपके सामने इस कार्बन से 2 मिथाइल और एक CH2NH2 लगा हुआ है, कोई ऑप्शन चेक करिए। अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट ए क्या बना है, इस कार्बन को देखें 1 2 2 3 4, अच्छा इन्होंने 2 बार इस ऑप्शन को लिख दिया है, कोई बात की बात नहीं है। यहां देखिए ये मिथाइल और ये क्या है CH2NH2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द थर्ड आंसर। तो बहुत प्यारा चीज है, समझना, साइनाइड एल्काइल साइनाइड क्रिएशन, चाहे H2Ni, चाहे LiLH4 ले लो, चाहे सोडियम अमलगम इथेनॉल ले लो, क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। इस चीज को इंपॉर्टेंट रखना। और ये भी आपके एनसीईआरटी से हर एक स्टेप एनसीईआरटी में कहां दे रखा है, उसको हमने कोटेड करके आपके सामने लिखा है। प्यारा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं, लेकिन जानबूझकर इसको देना बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करना जरूरी है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड SnCl2 HCl के साथ कराई जाती, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। आप जानते हो, तो ए को आपने मैच कर दिया किससे, 4 से। ये आपके सामने एसिड हेलाइड है, यानी कि एसिड हेलाइड में भी क्या है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है H2 PDBSO4, देन Cl इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, Cl इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजन-मून रिडक्शन। बी को आपने किससे कर दिया, थर्ड के साथ। इसको आगे भी बढ़ा सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, क्यों नहीं बढ़ा सकता, इसको मैं आगे ले जाके कैनिजारो रिएक्शन से इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं। और हमने लिया OH माइनस हीट, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होके बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एक्साइड होके बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए साहब, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, अगर एक ही तरह का हमने एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H वाला लिया तो। चलिए साहब, इसके बाद हमने मिथाइल बेंजीन दैट इज टोलुइन लिया, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। द C को 1 से मिला दिया, एंड बेंजीन
formulation of benzene not done by Friedel-Crafts reaction, done by Gattermann-Koch reaction, ठीक है ना, डन बाय गटरमैन-कोच रिएक्शन। सब चीज क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। तो CuHCl एनहाइड्रस LCl3 कॉपर CuCl लिया, दिस इज कॉल्ड गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द सेकंड। तो आंसर आपका बन रहा है 4312। तो 4312 फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। और आपके सामने दिख गया यहाँ पे 4312। आपके रिवीजन के लिए चीजें लिखी हुई हैं कि जब स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। पहले इमाइन बनता है और इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप ऐसे तोड़ सकते हो, यहां O लगा दो, इधर H2 लगा दो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इसे बोल दिया, ये हमारे सामने स्टीफन रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है? इटार्ड रिएक्शन में क्या है? जब हम लेते हैं CrO2Cl2 तभी इसको बोलते हैं इटार्ड, क्रोमाइल क्लोराइड, एंड बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है PHCHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। एंड दूसरा एक सिमिलर और था, तो मैंने कहा यहां पे इस पे आपको सिमिलर रिएक्शन भी दिखा देता हूं। CrO3 विद क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अगर हमने ले लिया यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज द AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड 273 से 283 केल्विन, इंटरमीडिएट बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट का फॉर्मेशन होता है PHCHOCOCH3 का होल ट्वाइस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये टॉलविन से बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड है, लेकिन इटार्ड कब है? जब क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे। इसके अलावा चलो एक और देख लो, अगर आप टॉलविन से बात करते हो तो आपने ये भी तो देखा ना, एक चीज और देखो, CH3 की रिएक्शन अगर हम सबसे पहले करा दें Cl2H, नंबर 1 पे करा दें Cl2H, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये एक ही पेज पर एनसीईआरटी में दे रखा है, जाकर देखना, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू एक तीर से 3 निशाने लगा दिए हमने। आपको क्यों लिए पूछा है, लेकिन हमने साथ में टॉलविन से 3 रिएक्शन बता दिए। एक बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो वो आपके सामने बेंजीन से बेंजल्डिहाइड भी बना हुआ है, समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीजें आप समझना एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो आंसर आपका हमने टिक पहले ही कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस डिस्कशन को बहुत लाइक कर रहे होंगे एंड बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये एज ए टीचर हमारा रोल है कि हम आपको उन पहलुओं पर भी डिस्कशन के लिए ले जाएं जहां अभी आप सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन पूछने का। मोर देन 1 टाइम्स जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ चुके हैं एंड एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है, उससे बना हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राम। और वो आपसे कह रहा है कि ये फिगर बनाया है पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर ए कंपाउंड ए एंड बी, कैलकुलेट आरएफ वैल्यू ऑफ ए। अब आप आरएफ वैल्यू अगर आप नहीं जानोगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आज ही जाकर एनसीईआरटी में पढ़ना बेटा, आज ही जाकर एनसीईआरटी में पढ़ना, देखेंगे वहां पे क्या है। ये डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। आरएफ मतलब रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। चाहे आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, चाहे आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, दोनों में आप चीजें देख सकते हो। यहां पर क्या है, एक बेसलाइन है जहां पे हम एक स्पॉट लगाते हैं। मान लो हमारे पास कंपाउंड है A + B + C + D का मिक्सचर है, हमें उसको सेपरेट करना है। हमने यहां पर लगा दिया, स्पॉट लगाया और एक सुटेबल सॉल्वेंट ले लिया। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस टू स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज सेपरेट होने लग जाएंगे। ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट दिख रहा है वो स्टेशनरी फेज है, और जो ब्लू दिख रहा है ये आपका सॉल्वेंट है। ये जो ब्लू दिख रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो व्हाइट है वो आपका क्या है, दैट इज द स्टेशनरी फेज। अब सुनो ध्यान से, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, अगर हमारे सब्सटेंस की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट के साथ नहीं बढ़ना पसंद करेगा, कहेगा नहीं साहब हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम रुकना चाहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस सब्सटेंस की एफिनिटी स्टेशनरी फेज से कम लेकिन सॉल्वेंट फेज से ज्यादा होगी, वो सॉल्वेंट के साथ तेजी से ऊपर चला जाएगा। हमें उसकी आरएफ वैल्यू निकालनी है, चाहे वो तेजी से जाए चाहे ना जाए, हर एक कंपाउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आरएफ वैल्यू होती है।
एक पर्टिकुलर कंपाउंड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आरएफ वैल्यू कांस्टेंट होती है। माना वो स्पॉट यहां पे आया, वो कंपाउंड यहां पे आया, बेस लाइन से दूरी x है और सॉल्वेंट फ्रंट जो है y पे आया, तो अपन आरएफ कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन दैट इज y एंड x अपॉन y। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सॉल्वेंट एकदम नीचे है, सब्सटेंस को हमने यहां पे रखा बेस लाइन पर, सब्सटेंस ऊपर सॉल्वेंट नीचे, इसलिए रेशियो में सब्सटेंस को ऊपर रखना सॉल्वेंट को नीचे रखना, x अपॉन y। अगर आइडियल है कंडीशन तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y, लेकिन आइडियल नहीं होता, इसलिए आरएफ वैल्यू जो होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है। ये भी ध्यान रखना, अगर जो वैल्यू 1 से ऊपर है कट कर देना, आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर हमने आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है। दूसरा चीज, अगर एडजॉर्प्शन ज्यादा है, एडजॉर्प्शन किससे ज्यादा होगा? स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगा, तो उसका मूवमेंट कम होगा, वो सॉल्वेंट के साथ तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मूवमेंट कम होगा तो x की वैल्यू कम होगी, और अगर x की वैल्यू कम होगी तो x अपॉन y की वैल्यू भी कम होगी, यानी आरएफ की वैल्यू कम होगी। जब एडजॉर्प्शन ज्यादा, मूवमेंट कम विद सॉल्वेंट, यानी स्टेशनरी फेज से ज्यादा रहेगा, तो x की वैल्यू कम, तो x अपॉन y का रेशियो दैट इज आरएफ की वैल्यू कम। आरएफ की वैल्यू कम थी जब एडजॉर्प्शन ज्यादा था, यानी आरएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन। ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा उसकी आरएफ वैल्यू कम। तो थोड़ा सा रिवीजन कराया मैंने आपको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला आरएफ वैल्यू ऑफ ए, अब ए यानी ये दूरी, ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सॉल्वेंट फ्रंट जो है आपका ये है, ये हमारा y को रिप्रेजेंट करेगा, x अपान y। नाउ आरएफ की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी, तो x अपान y दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, आंसर इज 0.4। एक बार पढ़ने के बाद आसान कितना हो जाता है क्वेश्चन। अब ऐसे कई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिला है आपको, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, आज ही जाकर एनसीईआरटी को रिवाइज करना। चलिए साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मुझे इसको किसी ना किसी तरह से आपके सामने लेकर आना था, तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। नाउ ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करें तो हम आपके सामने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम जल्डाल एंड ड्यूमा मेथड से करते हैं। ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन को हम लोग ड्राई नाइट्रोजन के रूप में, ड्राई N2 के रूप में, और जल्डाल में अमोनिया के रूप में एस्टिमेट किया जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं जल्डाल की। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्डाल मेथड, द अमोनिया, अमोनिया यहां का बेसिस होता है, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी W दे रखा है आपके सामने 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन जल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रलाइज 10 ml of 1 molar H2SO4, find out the percentage of nitrogen in the compound। ये आपका प्रॉब्लम 12.22 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एनसीईआरटी एंड 8.22 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी एग्जांपल लिया गया है। और इसी में आप जाके देखना, आपके एक्सरसाइज पार्ट में भी क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्लास में पूरा कैलकुलेशन होता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको सीधे याद रखना है, सीधे डायरेक्ट फार्मूले को यूज करोगे आंसर आएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड Nb into 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Nb क्या है? N1B1 माइनस N2B2। N1B1 N2B2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? इसमें H2SO4 भी है, इसमें एक दूसरा आ जाता है NaOH, जो कि बैक टाइट्रेशन का पार्ट होता है। तो अगर आपके, मैं केवल की पॉइंट बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में केवल H2SO4 दिया है तो आप N×V करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए। अगर H2SO4 के साथ उसने NaOH भी दे रखा है तो आप क्या करेंगे? H2SO4 का N1B1 निकालेंगे और NaOH का, ध्यान सुना, N1 N2B2 निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे। तब आपका अगर N1B1 है तो मान लो ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है? H2SO4 को, और ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है? NaOH को। अगर NaOH नहीं दिया तो केवल H2SO4 को लेके जवाब दे सकते हो। तो अगर हम H2SO4 की बात करते हैं आपके सामने, तो दे रखा है उसने 10 ml V मिली इक्विवेलेंट 10 ml 10 into n है, लेकिन हम मोलर दे रखा है तो मोलर को हमें नॉर्मल में बदलना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर 2, देन देयर इज 1 into 2 और ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 20।
नाउ आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आपके सामने जो बन के आएगा दैट इज यूज मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यहां पे 20 आ चुका है, 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.5। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहां से पॉइंट को हट गया और यहां दिस इज गया 4 टाइम्स एंड दिस इज द आंसर इज द 56%। आंसर इज द 1। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज और देखना, मैंने चाहा इन एडिशन आपको ऐड कर दूं, क्वेश्चन हो सकता है यहां से भी आ जाए क्योंकि हमारे सामने कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं जो आपसे कराएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैं डिस्कशन में उसके आसपास की भी चीजें एज ए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जा रहा हूं कि जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो हो गया, एजो हो गया या एजॉक्सी, एजो में जोड़ा ऑक्सी, एजॉक्सी या नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग लाइक पेरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। प्यारे बच्चों समझना, तो एज नाइट्रोजन, तो जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस कंपाउंड। व्हाई? ये हो गया, मान लो उसने पूछ लिया दिस इज द असर्शन, व्हाई? तो इसका हो जाएगा ये रीजन कि नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दिस कंडीशन। जब हम इसमें प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं डाइजेशन, हम इसमें कराते हैं जो जल्डाल फ्लास्क में, तो उसी नाइट्रोजनस कंपाउंड का हम जल्डाल मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं जो पहले अमोनियम सल्फेट में चेंज हो, फिर अमोनियम सल्फेट से अमोनिया बनती है। तो याद रखना, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो अमोनियम सल्फेट नहीं बना सकते जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जो कंपाउंड भी नहीं है, बेंजीन डाइजोनियम नहीं है, N2 उड़ जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो कहां से एस्टिमेट करोगे। यानी कहने के मतलब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, विथ रीजन हमने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने डिस्कशन किया है बहुत ही आपको फ्रूटफुल लगा हुआ होगा, आपने इसे अच्छे से रिवाइज किया है। अगर आपने इसको अच्छे से देखा है आज के डिस्कशन पार्ट को, तो ना केवल क्वेश्चंस बल्कि क्वेश्चंस के आसपास की कुछ बाउंड्रीज हैं उनको भी मैंने टच करने की कोशिश करी है। एंड मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा कि इस तरह से अगर डिस्कशन है मैं जब भी लेकर आऊं तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन लेके आऊं, एंड आप अपने होप नहीं खोएंगे, लगे रहेंगे। आपको नहीं सोचना है कितने दिन बचे हैं, आपको नहीं सोचना है कितना सिलेबस बचा है, आपको बस इतना सोचना है कि यस 6 घंटे की कम से कम प्रॉपर नींद लेने के बाद जो टाइम बचा है उसको हम फ्रूटफुली कैसे यूटिलाइज कर सकें। इसलिए इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बी पॉजिटिव, कोशिश करते जाओ, ना कि बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा कुछ मत सोचो जो तुम्हारे टाइम को ही बर्बाद करे। कोशिश करो और केवल कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। लेट्स क्रैक इट।